प्रिय विद्यार्थियों, सभी को नमस्कार। मैं के.आर. मीना से आचार्य राजनीति विज्ञान, राजकीय महाविद्यालय दौसा। आज का जो हमारा टॉपिक है, माइनॉरिटीज, अल्पसंख्यक। देखिए, भारतीय राजनीति व्यवस्था के कुछ मुद्दे जो हमने जातिवाद, भाषावाद, क्षेत्रीयतावाद और भी कई मुद्दे, उन समस्याओं के ऊपर हमने चर्चा की। आज हमारा जो टॉपिक है, प्रॉब्लम ऑफ माइनॉरिटीज इन इंडिया, भारत में अल्पसंख्यकों की राजनीति। देखिए, भारत में अल्पसंख्यक शब्द की परिभाषा करना बेहद कठिन है। अल्पसंख्यक संस्कृत भाषा के दो शब्दों से मिलकर बना है। अल्प यानी थोड़ा, एवं संख्या यानी दूसरे समूह की तुलना में कम संख्या होना। अल्पसंख्यक समूह का अर्थ उस समूह से है जो अपनी जाति, भाषा अथवा धर्म की दृष्टि से बहुमत से भिन्न है। 1957 में केरल शिक्षा विधेयक के संबंध में विचार करते हुए भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि कोई भी समूह जिसकी संख्या 50% से कम हो, ये अल्पसंख्यक वर्ग में आता है। 50% का अभिप्राय बताते हुए न्यायालय ने कहा था कि अल्पसंख्यक होने या न होने का प्रश्न एक राज्य की संपूर्ण जनसंख्या के संदर्भ में निर्धारित किया जाना चाहिए। अल्पसंख्यकों को दो भागों में बांटा गया है, धार्मिक अल्पसंख्यक और भाषाई अल्पसंख्यक। देखिए, संसार के लगभग सभी देशों में धर्म और भाषा के आधार पर अल्पसंख्यक समूह को मान्यता दी गई है। भारत में धर्म पर आधारित अल्पसंख्यक। भारत एक बहुधर्मी और बहुभाषी देश है। भारत में हिंदू, मुस्लिम, सिख, बौद्ध, जैन और पारसी आदि धर्मों के लोग निवास करते हैं। भारतीय समाज हिंदू धर्म का अनुयायी है। सन 2000 की जनगणना के अनुसार भारत में प्रमुख धर्मों के अनुयायियों की संख्या निम्न प्रकार से थी। जैसे हिंदू 80.50%, मुसलमान 13.40%, ईसाई 2.33%, सिख 1.84%, बौद्ध 0.80%, जैन 0.40% और अन्य धर्मावलंबी 0.73%। उपयुक्त विवेचन से स्पष्ट होता है कि भारत में मुस्लिम, ईसाई, सिख, बौद्ध, जैन भारत के अल्पसंख्यक धार्मिक समुदाय हैं। देखिए, दूसरा जो बेस है, भाषाई अल्पसंख्यक। ये उन लोगों का समूह है जिनकी मातृभाषा उस राज्य की मुख्य या प्रमुख भाषा से भिन्न होती है। किसी भी समूह को भाषाई अल्पसंख्यक घोषित करने का अधिकार राज्य को है। दरअसल
अल्पसंख्यक उस समुदाय को माना जाता है जिसे अल्पसंख्यक कानून के तहत केंद्र की सरकार अधिसूचित करती है। भारत में राष्ट्रीय स्तर पर मुस्लिम, सिख, बौद्ध, ईसाई, पारसी और जैन समुदाय को 2014 में अल्पसंख्यक के तौर पर अधिसूचित किया गया है। देखिए प्रिय विद्यार्थियों, भारत एक बहुभाषा भाषी धार्मिक देश है और भारतीय समाज धार्मिक और अन्य दृष्टिकोणों से चरित्र में बहुलतावादी है। बहुत लंबे समय से विभिन्न धार्मिक समुदायों से संबंधित लोग इस देश में एक साथ रह रहे हैं और भारतीय संदर्भ में अल्पसंख्यक की अवधारणा के बारे में ये कहा जाता है कि इस शब्द को भारतीय संविधान में कहीं भी ठीक से परिभाषित नहीं किया गया है, लेकिन अल्पसंख्यक का दर्जा कई समूहों में प्रदान किया गया है। देखिए प्रिय विद्यार्थियों, धार्मिक अल्पसंख्यक जो हैं उनकी क्या समस्याएं हैं? धार्मिक अल्पसंख्यकों की जो समस्याएं हैं, देखिए सबसे पहले हम इसको स्पष्ट करना चाहेंगे कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अल्पसंख्यकों की कोई सर्वमान्य परिभाषा नहीं बन सकी है। जजों, न्यायाधीशों और राजनीतिज्ञों के काफी प्रयासों के बावजूद भी ऐसा संभव नहीं हो सका है। यहाँ तक कि 1948 के मानवाधिकार संबंधी जो सार्वभौमिक घोषणा पत्र था, उसमें भी अल्पसंख्यकों की कोई न कोई व्याख्या है, न तो कोई व्याख्या है और न ही इस संबंध में कोई प्रावधान है। वस्तुतः इस घोषणा पत्र में अल्पसंख्यकों के अधिकार संबंधी कोई गारंटी भी नहीं दी गई है। अल्पसंख्यकों के अधिकारों की बात करने वाला अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार तंत्र नागरिक एवं राजनीतिक अधिकार संबंधी अंतर्राष्ट्रीय प्रेस संविदा पत्र 1966 ICPCR है। इस संबंध में ICPCR की धारा 27 कहती है कि ऐसे राज्यों में जहां जातीय, धार्मिक या भाषाई अल्पसंख्यक मौजूद हैं, उन्हें अनेक अधिकारों से वंचित नहीं किया जा सकता। ऐसे लोग अपने समुदाय के अन्य लोगों के साथ, अपनी संस्कृति के साथ आनंद उठा सकते हैं। ऐसे लोग अपने समुदाय के अन्य लोगों के साथ अपनी संस्कृति का आनंद उठा सकते हैं और उनको अपने धार्मिक मूल्यों को मानने या अपनी भाषा को इस्तेमाल करने से नहीं रोका जा सकता। हालांकि ICPCR भी अल्पसंख्यकों को परिभाषित नहीं करता और संयुक्त राष्ट्र संघ के 1992 के अल्पसंख्यक संबंधी ऐतिहासिक घोषणा पत्र में भी अल्पसंख्यकों की कोई परिभाषा नहीं दी गई है। भारतीय संविधान भी अल्पसंख्यकों को परिभाषित नहीं करता है और अल्पसंख्यकों की पहचान के लिए अदालतों द्वारा निश्चित मापदंड या परीक्षण के सिद्धांत विकसित किए गए हैं। हमारे सर्वोच्च न्यायालय ने राज्य के संदर्भ में संख्यात्मक परीक्षण को अपनाया था। DAV कॉलेज के केस में सर्वोच्च न्यायालय ने अपने निर्णय में इस दावे को खारिज कर दिया था कि भारत में हिंदू बहुसंख्यक हैं, इसलिए उन्हें पंजाब जैसे राज्य में अल्पसंख्यक नहीं माना जा सकता। इस मसले पर न्यायालय ने हिंदुओं की श्रेणी निर्धारित करने के लिए राज्य को एक इकाई के तौर पर लिया और न्यायालय ने निर्णय दिया, हालांकि पंजाब में हिंदू धार्मिक आधार पर अल्पसंख्यक हैं, यद्यपि समूचे देश के संदर्भ में उन्हें अल्पसंख्यक नहीं माना जा सकता। 2002 में 25 नवंबर को सर्वोच्च न्यायालय के 9 जजों की बेंच ने
टीएमए पी के केस में अपने निर्णय के द्वारा अल्पसंख्यकों के अस्तित्व को निर्धारित करने संबंधी पूर्व के परीक्षणों को और पुख्ता करते हुए ये निर्णय दिया था कि राज्य के कानून के हिसाब से धार्मिक या भाषाई अल्पसंख्यकों को निर्धारित करने वाली इकाई सिर्फ राज्य हो सकती है। और इसके बाद 12 अगस्त 2005 को सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पीए इनामदार के प्रकरण में दिए गए निर्णय में भी उसकी ऐसी राय थी। देखिए, भारत का संविधान काफी विस्तृत है और उसका अनुच्छेद 29 और 30 में अल्पसंख्यक शब्द का प्रयोग किया गया है, तथापि संविधान में अल्पसंख्यकों की कोई परिभाषा नहीं दी गई है। 2001 की जनगणना के अनुसार अल्पसंख्यक भारत में देश की कुल जनसंख्या का 19.5% तथा 2011 की जनगणना के अनुसार लगभग 20.2% रेखांकित है। देखिए, भारतीय संविधान में अल्पसंख्यकों के हितों को सुरक्षित करने वाले जो प्रावधान हैं, संविधान में अल्पसंख्यकों के हितों को सुरक्षित करने के संविधान निर्माताओं ने अनेक प्रावधान दिए हैं। संविधान का अनुच्छेद 14, 15 और 16 में कानून के समक्ष समानता और विधि के समान संरक्षण का आश्वासन दिया गया है। 16 में सार्वजनिक सेवा में समान अवसर दिए जाने का प्रावधान है। 25 में सभी को धार्मिक स्वतंत्रता प्रदान की गई है। 26 में धार्मिक मामलों का प्रबंध बिना किसी प्रकार के हस्तक्षेप से करने की गारंटी दी गई है। 27 में किसी विशेष धर्म की उन्नति, प्रसार व प्रचार के लिए करों की वसूली पर छूट दी गई है। और अनुच्छेद 28 में सरकारी पैसे से चलने वाली शिक्षा संस्थाओं में धार्मिक उपासना में उपस्थित न होने की छूट दी गई है। अनुच्छेद 29 संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकारों में अल्पसंख्यकों के हितों को संरक्षण दिया गया है। और अनुच्छेद 30 में भी अल्पसंख्यकों को अपनी पसंद की शिक्षा संस्था की स्थापना और प्रशासन करने का अधिकार है। ये संवैधानिक व्यवस्थाएं इस प्रकार से निर्धारित की गई है। और अनुच्छेद 29 भारत के राज्य क्षेत्र अथवा उसके किसी भाग के निवासी नागरिकों के किसी भाग को अपनी विशेष भाषा, लिपि या संस्कृति है उसे बनाए रखने का अधिकार होगा। राज्य द्वारा पोषित निधि से सहायता पाने वाले किसी शिक्षा संस्था में प्रवेश से किसी भी नागरिक को केवल धर्म, मूल वंश, जाति, भाषा अथवा इनमें से किसी के आधार पर वंचित नहीं किया जाएगा। और अनुच्छेद 30 धर्म या भाषा पर आधारित सब अल्पसंख्यक वर्गों की अपनी रुचि की शिक्षा संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन का अधिकार होगा। शिक्षा संस्थाओं को सहायता देने में राज्य किसी विद्यालय के विरुद्ध इस आधार पर विभेद नहीं करेगा कि वह धर्म या भाषा पर आधारित किसी अल्पसंख्यक वर्ग के प्रबंध में है। इन प्रावधानों से निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि हमारे संविधान निर्माता अल्पसंख्यकों की समस्याओं से परिचित थे। देखिए, अल्पसंख्यकों की क्या समस्याएं हैं। देखिए, भारत में अल्पसंख्यकों के सामने आने वाली कई समस्याएं हैं। जैसे हम उनकी डिटेल पॉइंट बिंदुओं के ऊपर चर्चा करेंगे। जैसे पहचान की समस्या, सामाजिक सांस्कृतिक प्रथाओं, इतिहास और पृष्ठभूमि में अंतर के कारण अल्पसंख्यकों को हर जगह पहचान के मुद्दे से जूझना पड़ता है, जो बहुसंख्यक समुदाय के साथ समायोजन की समस्या को जन्म देता है। सुरक्षा की समस्या, देखिए, अल्पसंख्यकों में बाकी समाज के सापेक्ष अलग पहचान और उनकी छोटी संख्या उनकी जीवन, संपत्ति और कल्याण के बारे में असुरक्षा की भावना विकसित करती है। और यह असुरक्षा की भावना कई बार
तब तक बढ़ सकती है जब किसी समाज में बहुसंख्यक और अल्पसंख्यक समुदायों के बीच संबंध तनावपूर्ण हो या बहुत स्वादारपूर्ण न हो। इक्वेटी इक्वेटी यानी समानता से संबंधित समस्या। एक समाज में अल्पसंख्यक समुदाय भेदभाव के परिणाम स्वरूप विकास के अवसरों के लाभ से वंचित रह सकता है, और उनकी जो पहचान में अंतर के कारण अल्पसंख्यक समुदाय असमानता की भावना की धारणा विकसित करता है। और जहां तक मुसलमानों की समस्या का संबंध है, जो भारत में सबसे बड़ा अल्पसंख्यक समुदाय है, वे तीन श्रेणियों में आते हैं। समस्याएं जो सभी गरीब लोगों के लिए आम है, समस्याएं जो सभी अल्पसंख्यकों के लिए आम है, और समस्याएं केवल मुसलमानों के लिए विशिष्ट है। सांप्रदायिक तनाव और दंगे। देखिए, आजादी के बाद से सांप्रदायिक तनाव और दंगे लगातार बढ़ रहे हैं, और जब भी सांप्रदायिक तनाव और दंगे किसी भी कारण से होते हैं तो अल्पसंख्यक के हितों को खतरा बढ़ जाता है। भय और चिंताएं व्याप्त हो जाती है, और सत्ता में सरकार के लिए ये एक कठिन काम बन जाता है कि उनमें विश्वास बहाल करे। सिविल सेवा और राजनीति में प्रतिनिधित्व की कमी की समस्या। देखिए, यद्यपि भारत का जो संविधान है वो धार्मिक अल्पसंख्यकों सहित अपने सभी नागरिकों को समानता और समान अवसर प्रदान तो करता है, और सबसे बड़ा जो अल्पसंख्यक समुदाय अर्थात विशेष रूप से मुसलमानों ने इन सुविधाओं का लाभ नहीं उठाया है। उनके बीच एक भावना है कि वे उपेक्षित हैं। हालांकि इस तरह की भावना अन्य धार्मिक अल्पसंख्यक समुदायों जैसे कि ईसाई, सिख, जैन और बौद्धों के बीच मौजूद नहीं है, क्योंकि वह आर्थिक और शैक्षणिक रूप से बहुसंख्यक समुदाय से बेहतर है। अलगाववाद की समस्या। देखिए, कुछ क्षेत्रों में कुछ धार्मिक समुदाय द्वारा आगे की गई कुछ मांगे दूसरों के लिए स्वीकार नहीं है। इनमें उनके और अन्य लोगों के बीच की खाई को चौड़ा किया है। जैसे कश्मीर में कुछ मुस्लिम चरमपंथियों के बीच मौजूदा अलगाववादी प्रवृत्ति और स्वतंत्र कश्मीर की स्थापना के लिए उनकी मांग दूसरों के लिए स्वीकार नहीं है। इस तरह की मांग को राष्ट्र विरोधी माना जाता है। इस तरह नागालैंड और मिजोरम में कुछ ईसाई चरमपंथी अपने प्रांतों के लिए अलग राज्य देने का दर्जा कर रहे हैं, मांग कर रहे हैं। ये दोनों अलगाववाद के समर्थक है, और इसलिए इसे स्वीकार नहीं किया जा सकता। ऐसी मांगों के समर्थक संबंधित राज्यों में कानून व्यवस्था की गड़बड़ी कर रहे हैं। धर्मनिरपेक्षता पर सख्ती से टिकने की सफलता। देखिए, भारत ने खुद को एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र घोषित कर रखा है। मुस्लिम लीग सहित लगभग सभी राजनीतिक दल खुद को सेकुलरिज्म होने का दावा करते हैं, लेकिन वास्तविक व्यवहार में कोई भी पार्टी धर्मनिरपेक्षता के प्रति अपनी प्रतिबद्धता में ईमानदार नहीं है। विशुद्ध रूप से धार्मिक मुद्दों का अक्सर इन दलों द्वारा राजनीतिकरण में किया जाता है। इसी तरह धर्मनिरपेक्ष मुद्दों और विशुद्ध रूप से कानून और व्यवस्था की समस्याओं को धार्मिक रंग दिया जाता है। ये दल हमेशा सांप्रदायिक मुद्दों का राजनीतिकरण करने और उससे राजनीतिक लाभ लेने के अवसर का इंतजार कर रहे हैं। इस कारण धर्मनिरपेक्षता के प्रति उनकी प्रतिबद्धता में इन दलों की विश्वसनीयता खो गई है, और इसमें अल्पसंख्यकों के मन में संदेह और असुरक्षा की भावना पैदा हुई है। सामान्य नागरिक संहिता के परिचय से संबंधित समस्या। एक और बड़ी जो बाधा है वो ये है कि हम बहुसंख्यक और अल्पसंख्यक के बीच के संबंध में पाते हैं वो उन सरकार की विफलता से संबंधित है जिन्होंने एक समान नागरिक संहिता की शुरुआत में अब तक सत्ता संभाली है। और ये तर्क दिया जाता है कि सामाजिक समानता केवल तभी संभव है जब पूरे देश में एक समान नागरिक संहिता लागू हो। कुछ समुदाय विशेषकर मुसलमान इसका विरोध करते हैं, और उनका यह तर्क है
कि एक समान नागरिक संहिता लागू करना, क्योंकि ये शरीयत का विरोध है और उनकी धार्मिक स्वतंत्रता को छीन लेगी। ये मुद्दा आज विवादास्पद हो गया है। इसने धार्मिक समुदायों के बीच की खाई को और चौड़ा कर दिया है। देखिए, इसके बाद की अगली जो समस्या है, पूर्वाग्रह और भेदभाव की समस्या। देखिए, पूर्वाग्रह और भेदभाव नस्ली और जातीय समूह और विचलित धार्मिक समुदायों के बीच दुश्मनी की किसी भी स्थिति में पाए जाते हैं। पूर्वाग्रह एक अन्य समूह के सदस्यों के प्रति पूर्व न्यायाधीश दृष्टिकोण को संदर्भित करता है। इन समूहों को शत्रुता के साथ केवल इसलिए माना जाता है क्योंकि वे एक विशेष समूह से संबंधित है और उनके पास अवांछनीय गुण है। अगली जो अल्पसंख्यकों की समस्या है कि भारत में भाषा पर आधारित अल्पसंख्यक तथा उनकी समस्याएं। भारत में भाषाई अल्पसंख्यक धार्मिक अल्पसंख्यकों से भिन्न है। बंगाली बोलने वालों में हिंदू और मुसलमान दोनों पाए जाते हैं। संविधान का आर्टिकल 29 और 30 भाषाई अल्पसंख्यकों को संरक्षण दिया गया है। उन्हें अपनी विशेष भाषा, लिपि या संस्कृति को बनाए रखने का अधिकार है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 347 के अनुसार राष्ट्रपति किसी राज्य के अच्छे खासे भाग के द्वारा बोली जाने वाली भाषा को उस राज्य के द्वारा सरकारी भाषा के रूप में मान्यता देने का निर्देश दे सकता है। और आर्टिकल 350 में प्रावधान किया गया है कि प्रत्येक राज्य इस बात का प्रयत्न करेगा कि अल्पसंख्यकों के बच्चों को प्राथमिक स्तर तक की शिक्षा मातृभाषा में दी जाए। भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए एक विशेष पदाधिकारी नियुक्त करने की व्यवस्था है। देखिए, उपयुक्त सुविधाओं के बावजूद भारत की भाषाई अल्पसंख्यकों में असंतोष विद्यमान रहा है और भाषाई अल्पसंख्यकों की ओर से भाषा के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन की मांग की गई और उसकी भाषा के आधार पर आंध्र प्रदेश, गुजरात, हरियाणा आदि नए राज्यों का निर्माण भी हुआ है। उर्दू बोलने वालों में व्यापक असंतोष रहा है और वे देश के विभिन्न भागों में फैले हुए हैं, किंतु उर्दू को लंबे समय तक किसी भी राज्य में सरकारी भाषा का दर्जा प्राप्त नहीं हुआ है। 1989 में उत्तर प्रदेश में उर्दू की दूसरी राजभाषा बनाए जाने का निर्णय लिया गया। 1980 में असम में प्रारंभ हुआ आंदोलन एक भाषाई आंदोलन था और असमियों को कहना था कि यदि बंगालियों को असम से नहीं निकाला गया तो असमी लोग अल्पमत में आ जाएंगे। भाषाई अल्पसंख्यकों की एक अन्य शिकायत ये भी रही है कि भाषा की विभिन्नता के कारण विभिन्न सेवा प्रतियोगिताओं में उनका चयन मुश्किल हो जाता है। भाषाई अल्पसंख्यकों की ये भी मांग रही है कि विश्वविद्यालयों आदि में क्षेत्रीय भाषाओं में अध्यापन कार्य किया जाना चाहिए। दक्षिण के गैर हिंदी राज्य हिंदी का विरोध करते आ रहे हैं और भाषाई अल्पसंख्यक की मांग करते हैं कि उनकी भाषा को हिंदी के अतिरिक्त दूसरी भाषा के रूप में मान्यता मिले। ये इसके बाद अल्पसंख्यकों का कल्याण। अल्पसंख्यकों का कल्याण सुनिश्चित करने के लिए सरकार प्रतिबद्ध है और गृह मंत्रालय एकता परिषद के तंत्र के माध्यम से धर्म, भाषा आदि के भेदभाव के बिना समाज के सभी वर्गों के एकीकरण की दिशा में कदम उठाया जा रहा है और अल्पसंख्यकों को राष्ट्रीय मुख्य धारा में पूरी पूरी भागीदारी तथा एकीकरण सुनिश्चित करने का दायित्व प्रारंभ में कल्याण मंत्रालय को एक नोडल मंत्रालय के रूप में सौंपा गया। इसे अब तक सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा संपादित किया जा रहा है। अल्पसंख्यकों के संबंध में निम्न कल्याणकारी प्रयास किए गए हैं अब तक। देखिए, अल्पसंख्यकों के कल्याण के लिए 15 सूत्री कार्यक्रम। अल्पसंख्यकों के कल्याण से संबंधित 15
सूत्री कार्यक्रम के माध्यम से कल्याण मंत्रालय, वर्तमान में सामाजिक न्याय तथा अधिकारिता मंत्रालय, उनके हितों का संरक्षण करता है। और इस कार्यक्रम के सूत्र संख्या 1 से 7 सांप्रदायिक उपद्रव को रोकने तथा नियंत्रित करने, सांप्रदायिक सद्भाव और शांति बढ़ाने तथा अल्पसंख्यकों में पुनः विश्वास बहाल करने से संबंधित उपाय नियंत्रित है। सूत्र संख्या 8 से 10 में सरकारी नौकरियों, राज्यों तथा केंद्र के पुलिस बलों में पुलिस कार्मिकों की भर्ती, रेलवे, राष्ट्रीयकृत बैंकों तथा सार्वजनिक उपक्रमों आदि में भर्ती के मामलों में समितियों में अल्पसंख्यक समुदाय को प्रतिनिधित्व प्रदान करके अल्पसंख्यकों की ओर विशेष ध्यान देने का प्रावधान है, ताकि सुनिश्चित किया जा सके कि किसी प्रकार का भेदभाव न हो पाए। कार्यक्रम 11 के सूत्र से 11 में अल्पसंख्यक समुदाय के उम्मीदवारों को कोचिंग प्रदान करने की व्यवस्था है, ताकि केंद्रीय तथा राज्य सरकारों, बैंकों आदि में सार्वजनिक नियुक्तियों के लिए आयोजित की जाने वाली परीक्षाओं में प्रतियोगिता में योग्य बन सके। सूत्र 12 अल्पसंख्यक बहुल क्षेत्रों में ITI तथा पॉलिटेक्निक खोलने की व्यवस्था है, ताकि इन समुदायों के उम्मीदवार रोजगार उन्मुख शिक्षा प्राप्त करने के लिए प्रोत्साहित हो सके और अंततः उनसे उन्हें अपने पांव पर खड़े हो पाने में सहायता मिल सके। सूत्र 13 इसका उद्देश्य है कि विभिन्न विकासात्मक योजनाओं के लाभ अल्पसंख्यकों को निष्पक्ष एवं पर्याप्त रूप में सुलभ हो सके। और सूत्र 15 ये कहता है कि अल्पसंख्यकों से संबंधित मामलों के निपटारे के लिए केंद्रीय तथा राज्य स्तर पर अल्पसंख्यक सेलों की स्थापना करने की अपेक्षा की गई है। ये कार्यक्रम राज्यों, संघ राज्य क्षेत्रों तथा संबंधित केंद्रीय मंत्रालयों और विभागों द्वारा कार्यान्वित किया जा रहा है और संपूर्ण कार्यक्रमों को मॉनिटर किया जाता है और सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्रालय के अल्पसंख्यक विंग द्वारा इसके कार्यान्वयन पर नजर रखी जाती है। देखिए, भारत के प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में अल्पसंख्यक कल्याण संबंधी मंत्रिमंडल समिति का भी पुनर्गठन कर दिया गया है। उसके बाद राष्ट्रीय अल्पसंख्यक वित्तीय विकास निगम की स्थापना की गई है। इसमें सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्रालय ने रोजगार वाले उद्यमों की स्थापना के लिए पात्र अल्पसंख्यक लाभार्थियों को रियायती वित्त प्रदान करने के लिए 500 करोड़ रुपए की प्राधिकृत पूंजी का एक प्रावधान किया गया है। विशेष न्यायालय भी स्थापित किए गए इनके लिए। देखिए, जिन स्थानों पर सांप्रदायिक हिंसा व्यापक पैमाने पर हुई हो वहाँ सांप्रदायिक अपराधों के विचारण हेतु राज्य सरकारों को विशेष न्यायालयों का गठन करने की सलाह दी गई है और अब तक इस तरीके के 22 न्यायालय स्थापित भी हो चुके हैं। दंगा पीड़ितों को अनुग्रह राशि। देखिए, राज्यों ने दंगा पीड़ितों को वित्तीय राहत प्रदान करने की आवश्यकता सिद्धांत रूप में स्वीकार किया गया है और राज्य सरकारों को सांप्रदायिक सद्भाव बढ़ाने के संबंध में जारी किए गए संशोधित दिशा निर्देशों में अन्य बातों के साथ साथ ये भी व्यवस्था की गई है कि मृत्यु अथवा स्थायी अक्षमता की स्थिति में अनुग्रह अनुदान की राशि 20,000 रुपये से बढ़ाकर 50,000 रुपये कर दी जाए और निम्न आय वर्ग के दंगा पीड़ितों को, विधवाओं को 500 रुपये पेंशन दी जाए। ये दिशा निर्देश 1990 से प्रभावी हो गए हैं। देखिए, राज्य सरकारों को राज्य पुलिस बल में अल्पसंख्यकों के लिए बेहतर प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने तथा कानून और व्यवस्था संबंधी कार्यों के लिए मिश्रित पुलिस बटालियन बनाने की भी सलाह दी गई है। और सरकार ने रोजगार के बारे में निर्णय लिया कि सभी चयन समितियां, भर्ती बोर्डों में अल्पसंख्यक समुदाय का एक प्रतिनिधि होना चाहिए, ताकि चयन प्रक्रिया में विश्वास उत्पन्न हो सके। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग की स्थापना की गई है। देखिए, अल्पसंख्यकों के हितों की सुरक्षा और धर्मनिरपेक्ष परंपराओं को बनाए रखने के लिए भारत सरकार ने एक संकल्प द्वारा जनवरी 1978 में अल्पसंख्यक आयोग की स्थापना की गई है और 1992 में पूर्व अल्पसंख्यक आयोग को संवैधानिक
दर्जा देते हुए राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम 1992 में अधिनियमित किया गया और नवंबर 2004 में राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग को संवैधानिक दर्जा प्रदान करने के लिए संविधान संशोधन करने का निर्णय लिया गया और इस तरीके से 23 दिसंबर 2004 को लोकसभा में संविधान का 123वां संशोधन था, जिसमें इसको अल्पसंख्यक आयोग के नाम से एक अलग आयोग स्थापित कर दिया गया है। देखिए, भाषाई अल्पसंख्यकों के आयुक्त संविधान के अनुच्छेद 350 ख के अनुसार भाषाई अल्पसंख्यकों की विशेष अधिकारी की नियुक्ति का प्रावधान है, जिसकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है और भाषाई अल्पसंख्यक आयुक्त वार्षिक रिपोर्ट के माध्यम से राष्ट्रपति को रिपोर्ट प्रस्तुत करता है और ये रिपोर्ट संसद के दोनों सदनों में प्रस्तुत करने के बाद राज्य सरकार को भेज दी जाती है। अल्पसंख्यकों के लिए नए मंत्रालय का गठन फरवरी 2006 में केंद्र सरकार ने अल्पसंख्यकों से संबंधित मामलों की देखभाल करने के लिए कैबिनेट स्तर के मंत्री की देखरेख में एक नए मंत्रालय का गठन कर दिया गया है। धार्मिक एवं भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए राष्ट्रीय आयोग। देखिए, भारत सरकार ने धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यकों के सामाजिक आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों के कल्याण के लिए को आवश्यकता को समझा है और सरकार ने धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यकों के सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग की पहचान का आधार तय करने के लिए विस्तृत जांच उनके कल्याण के लिए उपाय सुझाए। जैसे धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यकों के बीच मौजूद सामाजिक आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों की पहचान के मापदंड को सुझाना, धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यकों के बीच मौजूद जो सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़ापन है उसको दूर करना और उनको सरकारी नौकरियों में आरक्षण देने का प्रावधान करने की सिफारिश की गई है। उनकी सिफारिशों को लागू करने के लिए आवश्यक संवैधानिक, कानूनी और प्रशासनिक तौर तरीके सुलझाना और उनकी राय और सिफारिश के बारे में रिपोर्ट प्रस्तुत करना। सच्चर समिति की सिफारिशें। देखिए, सरकार ने मुस्लिम समुदाय के सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक स्तर पर रिपोर्ट तैयार करने के लिए अवकाश प्राप्त जस्टिस राजेंद्र सच्चर की अध्यक्षता में 9 मार्च 2005 को एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया गया था और उसका उद्देश्य था कि सटीक तथा विश्वसनीय जानकारी प्राप्त करना था अल्पसंख्यक वर्ग के बारे में और 2006 में समिति ने अपनी रिपोर्ट सौंप दी और इस रिपोर्ट में 47 सिफारिश की गई थी और विशेष रूप से उच्च कोटि की शिक्षा, विशेष रूप से मुस्लिम लड़कियों की स्कूली शिक्षा, उद्यमशीलता विकास के लिए अल्पसंख्यकों को प्रशिक्षण प्रदान करना, माइक्रो क्रेडिट स्कीमों में अल्पसंख्यकों की भागीदारी और अल्पसंख्यकों के लिए CAS एवं केंद्रीय योजना स्कीमों लागू करना। इसलिए राज्य सरकार ने सच्चर समिति की सिफारिशों की क्रियान्विति के लिए कुछ निर्णय भी लिए गए थे। जैसे पहचान किए गए अल्पसंख्यक बहुल 90 जिले हैं, उनमें वो काफ़ी पिछड़े हुए जिले माने गए हैं और उन्हें बुनियादी सुविधा और रोजगार के अवसरों को सुधार के लिए लक्षित प्रयासों का प्रस्ताव किया गया है। पहचान के लिए मुस्लिम तथा अल्पसंख्यक जनसंख्या वाले 338 कस्बों और शहरों में नागरिक सुविधाओं और आर्थिक अवसरों की खामियों को दूर करने के उचित उपाय किए जाएंगे। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक मुस्लिम बहुल क्षेत्रों में अपनी ओर ज़्यादा शाखाएं खोलेंगे। बैंक और वित्तीय संस्था अल्पसंख्यक खासकर महिलाओं में लघु वित्तीय पोषण को बढ़ावा देंगे। मुस्लिम बालिकाओं के लिए अपर प्राइमरी स्कूलों की पहुंच का विशेष रूप से विस्तार किया जाएगा और मुस्लिम आबादी वाले क्षेत्रों में जहाँ जरूरी होगा वहाँ छात्राओं के लिए खास तौर पर और अधिक कस्तूरबा गांधी विद्यालय, बालिका विद्यालय खोले जाएंगे। स्कूलों तथा विश्वविद्यालयों में महिलाओं के लिए छात्रावास खोलने के लिए भी अतिरिक्त बजट आवंटन किया गया है। शैक्षणिक रूप से पिछड़े मुस्लिम बहुल खंडों में मध्याह्न भोजन योजना का विशेष रूप से विस्तार किया जाएगा। क्वालिफिकेशन को समकक्ष दर्जा देने के प्रश्न का समाधान ढूंढा जाएगा ताकि मदरसों में पढ़े छात्र आगे चलकर उच्च शिक्षा में दाखिला ले सके। तो विद्यार्थियों, ये था भारतीय राजनीति में अल्पसंख्यक, या उसको हम ये कह सकते हैं
की प्रॉब्लम ऑफ माइनॉरिटीज इन इंडिया। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।